नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 6 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है बेरूट बैटर्ड और इसमें बात की गई है जो भयानक विस्फोट बेरूत शहर में हुआ है 4 अगस्त को, और जिससे कि 100 से अधिक लोगों की जानें गई हैं और 4000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और शहर का भी एक बड़ा हिस्सा इससे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और ये जो विस्फोट हुआ है लेबनान में, ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना है और इसलिए हम इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत देखेंगे। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए देखते हैं लेबनान की लोकेशन एक मैप में। तो इस मैप में हम देख सकते हैं लेबनान को, जो कि यहाँ दर्शाया गया है, और जो कैपिटल सिटी है बेरूत। और यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इसके 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक है सीरिया और दूसरा है इजराइल, और इसकी काफ़ी लंबी कोस्टलाइन है जो कि मेडिटेरेनियन सी से लगती है। और अगर लेबनान की बात की जाए तो ये लगातार युद्ध, डिस्ट्रक्शन और कई तरीके के संकटों से जूझता रहा है। ये एक छोटा देश है लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स देश है। और इसके 2 जो पड़ोसी देश हैं वो हैं सीरिया और इजराइल। और यहाँ 18 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड धार्मिक सेक्ट्स हैं। और जो पावर स्ट्रक्चर है लेबनान में, तो एक पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है जिसे कहा जाता है कन्फेशनल सिस्टम, जिसमें कि पावर को बांटा गया है रिलीजन के आधार पे, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। और 1975 से 1990 के बीच में लेबनान में सिविल वॉर रही है, जिससे कि लेबनान का काफ़ी नुकसान हुआ। और लेबनान की जब बात की जाएगी तो हिजबुल्लाह का जिक्र भी आता है। हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप है। इसे कुछ देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है। और जो हिजबुल्लाह है, इसको काफ़ी ज़्यादा मदद ईरान और सीरिया के द्वारा मिलती है, क्योंकि ये एक शिया मुस्लिम ग्रुप है। और अभी फ़िलहाल में जो सरकार लेबनान में है उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है और हिजबुल्लाह का लगातार तनाव बना रहता है इजराइल के साथ। और क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान गवर्नमेंट का पार्ट है, इसलिए भी लेबनान को इंटरनेशनल फंडिंग मिलने में दिक्कत आ रही है। और पिछले साल अक्टूबर 2019 में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुई लेबनान में, और जिसकी वजह से तब के जो प्रधानमंत्री थे साद हरीरी, उनको रिज़ाइन करना पड़ा और एक नई गवर्नमेंट पावर में आई। लेकिन उस गवर्नमेंट को भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको ठीक करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और अब जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो लेबनान में है, जिसे कि कन्फेशनलिज्म कहा जाता है। और ये एक इस प्रकार का सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स किया जाता है। और इस सिस्टम के अनुसार जो लेबनान की 3 लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें कि क्रिश्चियन मैरोनाइट्स आते हैं, सुन्नी मुस्लिम आते हैं और शियाइट मुस्लिम आते हैं, तो इनके बीच में पावर को बांटा गया है। और इस सिस्टम के अनुसार जो लेबनान का प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा एक मैरोनाइट क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो एक सुन्नी मुस्लिम ही बन सकता है, और जो स्पीकर होगा पार्लियामेंट का वो हमेशा एक शिया मुस्लिम बनेगा। तो इस तरीके के सिस्टम को कन्फेशनलिज्म कहा जाता है। और आइए अब देखते हैं कि जो ब्लास्ट हुआ बेरूत शहर में, उसके पीछे क्या कारण थे। तो ये ब्लास्ट हुआ बेरूत के पोर्ट एरिया में, जहाँ के बंदरगाह है। और ये ब्लास्ट इतना भयानक था, इतना भयंकर था कि इसको सुना गया 200 किलोमीटर दूर साइप्रस में भी। और जो यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे है उसने कहा है कि ये ब्लास्ट को अगर अर्थक्वेक के पैरामीटर्स में नापा जाए तो ये करीब करीब 3.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक के बराबर था। लेकिन साथ ही साथ जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे हैं उसके साइंटिस्ट ने ये भी बताया है
कि इसको एक अर्थक्वेक की तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक सरफेस में होने वाला ब्लास्ट था और जो ब्लास्ट सरफेस पर होता है उसकी द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हवा और बिल्डिंग्स में डिस्पर्स हो जाती है, जबकि अर्थक्वेक के द्वारा जो सिस्मिक वेव्स निकलती हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो एक मशरूम क्लाउड भी बना, और ये मशरूम क्लाउड जनरली न्यूक्लियर ब्लास्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है। यहाँ भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जरूरी नहीं है कि मशरूम क्लाउड जब भी बने तो ये न्यूक्लियर ब्लास्ट का मामला हो। कोई भी बड़ा ब्लास्ट हमेशा एक मशरूम क्लाउड को उत्पन्न करेगा, और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि कोई भी बड़ा ब्लास्ट होने से जो हॉट गैसेस होंगी वो फटाफट ऊपर की तरफ उठेंगी, और जो ऊपर ठंडी हवा है वो उसको नीचे पुश करने की कोशिश करेंगी, और इस वजह से एक डिस्टिंक्टिव कैप शेप का क्लाउड फॉर्म हो जाता है जिसको कि मशरूम क्लाउड कहा जाता है। तो ये साइंटिफिक रीजन भी हमें पता होना चाहिए, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब क्या वजह हुई कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ बेरूत शहर में? तो इसके पीछे जो घटना है वो है सितंबर 2013 की, जबकि एक कार्गो शिप जिसका नाम MV रोसस था और ये अमोनियम नाइट्रेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है NH4NO3, इसे भारी मात्रा में लेकर आ रही थी जॉर्जिया से, और ये जा रही थी मोजाम्बिक की ओर। लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के चलते इस शिप को बेरूत पोर्ट में रुकना पड़ा, और इसके बाद जो इस शिप का क्रू था उसने शिप को अबेंडन कर दिया, यानी कि छोड़ दिया बेरूत शहर में ही। इसके बाद लेबनान के ऑफिशियल्स ने इस शिप को बाहर नहीं जाने दिया, और जो कार्गो था जिसमें कि अमोनियम नाइट्रेट था उसको पोर्ट के पास ही एक वेयर हाउस में स्टोर कर दिया गया, और यही जो अमोनियम नाइट्रेट था वो इस ब्लास्ट की वजह बना। तो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में भी कुछ जानते हैं। तो ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसको ज़्यादातर फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है, और ये जब तक किसी फ्यूल के साथ ना मिले या इसको डेटोनेट ना किया जाए तब तक ये एक्सप्लोजिव नहीं होता है आमतौर से। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को माइनिंग इंडस्ट्री में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजिव की तरह, और अगर अमोनियम नाइट्रेट को सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो ये हैजार्डस हो जाता है और इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी हो सकता है। और अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ही 2015 में चीन के तियानजिन पोर्ट में भी एक भयंकर ब्लास्ट हुआ था जिससे 173 लोगों की जान गई थी। और जनरली ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये पानी में आसानी से घुल जाता है। और एक और बात जो ध्यान रखने वाली है कि भारत में अमोनियम नाइट्रेट का रेगुलेशन होता है अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 के अंतर्गत, जो कि बनाए गए हैं द एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 के अंतर्गत। तो ये एक्ट और ये रूल हमें पता होना चाहिए, द एक्सप्लोजिव्स एक्ट ऑफ 1884 और इसके अंतर्गत बनाए गए द अमोनियम नाइट्रेट रूल्स ऑफ 2012। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि 4 अगस्त को मध्य बेरूत में भीषण विस्फोट हुआ जिसमें कि 135 लोग मारे गए हैं जबकि 4000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और इस घटना ने विश्व का ध्यान एक बार फिर से बेरूत शहर की ओर केंद्रित किया है, जो कि अतीत में गृह युद्ध, सांप्रदायिक हिंसा, विदेशी हस्तक्षेप और आतंकवादी हमलों के कारण सुर्खियों में बना रहा है। और इस विस्फोट के कारणों पर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन लेबनान सरकार ने आरंभिक आकलन के अनुसार इस विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट को जिम्मेदार माना है, जो कि बेरूत बंदरगाह पर एक गोदाम में जमा था। और अधिकारियों का ये मानना है कि इसमें 2 विस्फोट हुए। पहला एक आरंभिक विस्फोट हुआ जिससे कि आग लग गई, और फिर दूसरा अधिक विनाशकारी विस्फोट हुआ जिसके धुएं और आग से शहर का पूरा आकाश भर गया। और इस विस्फोट के झटकों ने शहर की इमारतों को हिला दिया और हजारों लोग इसमें घायल हुए और कई लोगों की जान भी गई। लेबनान के अधिकारी इस मामले की जांच इस तरीके से भी करेंगे कि कोई टेरर एंगल तो नहीं है, इसमें कोई आतंकवादी कारण तो नहीं है इसके पीछे। और जो प्रधानमंत्री हैं लेबनान के हसन दियाब, उन्होंने भी ये वादा किया है कि इस तबाही के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इस विस्फोट को लेबनान पर एक हमला बताया है। आगे एडिटोरियल में कहा गया है कि विस्फोट इतना भयानक हुआ है और बेरूत के ऐसे जगह में हुआ है जो कि उसका एक काफ़ी व्यस्त इलाका है, तो इससे जो तबाही हुई है उससे ये लगता है कि जो मरने वालों की संख्या है ये काफ़ी बढ़ सकती है।
एडिटोरियल ये भी बताता है कि कोविड-19 महामारी से लड़ने में पहले से ही संघर्षरत बेरूत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए ये विस्फोट और भारी दबाव पैदा करेगा। और ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि लेबनान के लिए इस विस्फोट का इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता था, क्योंकि हाल के वर्षों में वो पहले से ही कई संघर्षों से घिरा हुआ है, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक ढहती हुई अर्थव्यवस्था और ये कोविड-19 पैंडेमिक, और अब इन सब के ऊपर ये भयानक विस्फोट। लेबनान लगातार एक पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी जूझ रहा है, और पिछले वर्ष भ्रष्टाचार और बुनियादी सेवाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुई, और जिसके कारण तब के प्रधानमंत्री साद हरीरी को अपना इस्तीफा देना पड़ा और एक नई सरकार का गठन हुआ। लेकिन ये नई सरकार भी जो अर्थव्यवस्था है उसको रिवाइव कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। और एडिटोरियल बताता है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके मूल्य आसमान छू रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, विदेशी मुद्रा का भारी अभाव है, तो फॉरेन एक्सचेंज लेबनान के पास काफ़ी कम हो गया है, और इसके चलते लोग कितना पैसा बैंकों से निकाल सकते हैं इस पर भी अंकुश लगाया गया है। और तो और जो जीडीपी है लेबनान की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के अनुसार उसमें करीब करीब 12% तक का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि लेबनान के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और ऐसे समय में इस तरीके का भयानक विस्फोट उनकी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और इन सारे संकटों के अलावा एक और संकट जो लेबनान लगातार फेस कर रहा है वो है हिजबुल्लाह का सरकार में शामिल होना। और हिजबुल्लाह को कई सारे देशों ने, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रमुख है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना हुआ है, और हिजबुल्लाह के सरकार में शामिल होने से लेबनान को मिलने वाली फंडिंग बहुत तरीके से प्रभावित होती है। और हिजबुल्लाह क्योंकि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, और जिसका सीधा सीधा तनाव है इजराइल के साथ, तो इससे भी लेबनान के लिए और ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। और एडिटोरियल बताता है कि इस विस्फोट ने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया है, जबकि एक प्रमुख बंदरगाह के नष्ट होने से जो लेबनान है उसका आर्थिक संकट और अधिक गहरा हो जाएगा। और अंत में एडिटोरियल ये सलाह देता है कि अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं लेबनान के, जिनमें कि सुन्नी पार्टियां हैं, शिया हिजबुल्लाह ग्रुप है, और जो बाकी रिलीजियस सेक्ट के लोग हैं, उन्हें सबको मिलकर काम करना होगा। और इसके साथ साथ अन्य देश जो कि उस रीजन में हैं और उस रीजन के बाहर भी हैं, उन्हें भी लेबनान की मदद करनी होगी, तभी लेबनान इस तबाही का सामना कर पाएगा। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो लोकेशन बेस्ड हो सकता है। तो आपको लेबनान, बेरूट, सीरिया, इजराइल ऐसे देशों की लोकेशन ठीक से पता होनी चाहिए। इस पे सवाल आने की संभावना बनती है। लेबनान में जो कन्फेशनल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसके द्वारा वहाँ का प्रेसिडेंट एक मैरोनाइट क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर एक सुन्नी मुस्लिम होता है, और स्पीकर पार्लियामेंट का एक शिया मुस्लिम होता है। तो इस तरीके का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कि इसका क्या यूज़ है। तो ये फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ होता है, और कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सप्लोजिव की तरीके से भी यूज़ होता है। और इसको कौन से लॉज रेगुलेट करते हैं, खासतौर से भारत में? तो भारत में इंडियन एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 का, और इसके अंतर्गत जो अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 बनाए गए हैं, तो ये दोनों इसको रेगुलेट करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। अगर मेंस में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो वो ज़्यादातर अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर पूछा जा सकता है कि जो स्टोरेज और हैंडलिंग होनी चाहिए ऐसे हैजार्डस सब्सटेंसेस की, उसके लिए क्या कानून और व्यवस्था है, और उसका सही तरीके से पालन होता है या नहीं, इसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो बेसिकली जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर को लेकर पूछा जा सकता है। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।